हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी प्लांट हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे और स्पेशली ऑक्सिन की डिस्कवरी से रिलेटेड डिस्कशन हम आज करेंगे। स्टूडेंट्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी क्वांटिटी जो होती है बहुत स्मॉल होती है और ये प्लांट में फिजियोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटीज होती है और प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। एक तो प्रमोटर्स होते हैं और दूसरे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। जो प्रमोटर्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसकी जो रेट है उसको इंक्रीज करते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं। और जो इनहिबिटर्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को एब्रप्ट करते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। तो इसके अंदर जो इनहिबिटर है उसके अंदर एब्सिसिक एसिड आता है और बाकी जिब्रेलिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये सभी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले प्लांट ग्रोथ जो प्रमोटर है ऑक्सिन, उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ टर्म्स और कुछ जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको स्टडी करेंगे। तो हम बात करते हैं, पहला हार्मोन है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो फर्स्ट हार्मोन है जिसको सबसे पहले प्लांट हार्मोन में डिस्कवर किया गया था और इस हार्मोन का नाम ऑक्सिन है, लेकिन ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे हम ऑक्सिन EIN की स्पेलिंग है उससे लिया गया है और ग्रीक में इसका मीनिंग होता है टू ग्रो। यानी ऑक्सिन का नाम इसका अभी नहीं दिया था, ऑक्सिन की डिस्कवरी में इसे नाम बाद में दिया था, लेकिन ग्रीक के अंदर इसे टू ग्रो, ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो। यानी ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के बिल्कुल टिप पर मिलते हैं, स्टेम के ऊपर मिलते हैं और इनका मेन वर्क होता है स्टेम की सेल्स में इलोंगेशन करना, उनको बढ़ाना, उनका दीर्घीकरण करना, वो ये काम करते हैं। सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। एक पेशेंट था, डच पेशेंट, उसमें डिजीज थी पेलेग्रा, उसके यूरिन से इसको सबसे पहले निकाला गया था। और केमिकली अगर हम इसकी नेचर देखें तो इसके अंदर क्या केमिकल सब्सटेंस होता है, तो वो इंडोल एसिटिक एसिड होता है। जितने भी आर्टिफिशियल या नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनमें इंडोल एसिटिक एसिड के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सभी ऑक्सिन के अंदर आते हैं। उन सभी को हम ऑक्सिन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको हम बाद में स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आते हैं। तो ये सबसे पहले खोजा गया हार्मोन था और इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। उनमें से पहला एक्सपेरिमेंट जो सबसे पहले पदार्थ के बारे में, सब्सटेंस के बारे में जो बताया गया था वो चार्ल्स डार्विन और उनके सन थे फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने किया था। एक्चुअली वो फोटोट्रॉपिज्म को स्टडी कर रहे थे और वो भी एक मोनोकोट प्लांट के अंदर जिसे कैनरी ग्रास कहते हैं, इसमें स्टडी कर रहे थे और उसकी कोलियोप्टाइट को इन्होंने लिया था और उस पर ये स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने इसमें देखा कि जब कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइट को एक ही डायरेक्शन में जब लाइट दी जाती है तो उसके अंदर क्या हो गई, बेंडिंग हो गई। जब हमने उसको जिस डायरेक्शन में लाइट दी तो उसमें क्या हुआ, लाइट देने पर इस कोलियोप्टाइट का जो टिप था वो बेंड हो गया। इससे उन्होंने ये बात बताई कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस कोलियोप्टाइट के बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होते हैं, लाइट देने पर ये क्या होते हैं, इन सब्सटेंस उसके टिप को बेंड कर देते हैं, उसमें कर्वेचर शो करते हैं। ये बात इन्होंने सबसे पहले बताई, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा उसका नाम वाम नहीं दिया था, बस यही बताया था कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइट देने पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड होते हैं और कोलियोप्टाइट को क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं। ये सारा इन्होंने अपनी बुक के अंदर ये सब चीजें दी थी। बुक का नाम था द पावर ऑफ प्लांट मूवमेंट्स, उसके अंदर इन्होंने इसको स्टडी किया। आगे इसी एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया, जो थे बॉयसन जेनसन आए, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और इसके बारे में कुछ और चीजें बताई। तो सेकंड डिस्कवरी थी बॉयसन जेनसन की और इन्होंने ये 1910 से 13 के बीच में एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने भी सेम यही चीज बोली थी कि जब हम यहाँ पर लाइट देते हैं कोलियोप्टाइट पर तो ये बेंड हो जाता है। लेकिन इन्होंने एक चीज और बताई कि अगर हम इसको कट कर दें, यानी इसका जो टिप है उसको कोलियोप्टाइट के टिप को हम कट करके निकाल दें, तो उसके बाद इस स्टंप के अंदर जो नीचे वाला पार्ट है हम स्टंप कहते हैं, इस स्टंप के अंदर कोई भी बेंडिंग नहीं देखी गई। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो भी सब्सटेंस है जो बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कोलियोप्टाइट के टिप पर मिलता है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने आगे और इसमें कुछ चेंजेस किए। इन्होंने क्या किया कि कोलियोप्टाइट के अंदर 2 एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग तरीके से और माइका प्लेट्स को यूज किया। माइका प्लेट होती है, मेटल उसकी बनी हुई प्लेट होती है, उसको इन्होंने यूज किया। पहले वाले केस में इन्होंने क्या किया, लाइट तो एक ही डायरेक्शन में देनी है, ये वाली जो सरफेस थी ये सरफेस तो थी इल्यूमिनेटेड। इस सरफेस को इल्यूमिनेटेड कहा हमने, क्यों बोला, क्योंकि
लाइट डायरेक्ट है, यहाँ पर लाइट है, और जो दूसरी इसकी अपोजिट सरफेस है ये डार्क साइड है इसकी, ये नॉन इल्यूमिनेटेड थी। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्लिट की और यहाँ पर एक माइका प्लेट को लगा दिया, फिक्स कर दिया, यानी जो इल्यूमिनेटेड सरफेस थी वहां पर एक माइका प्लेट को फिक्स कर दिया और लाइट इसी डायरेक्शन में इन्होंने वन साइड में, एक ही डायरेक्शन में लाइट दी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये इल्यूमिनेटेड सरफेस है और ये नॉन इल्यूमिनेटेड सरफेस है। दूसरे केस में इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर इन्होंने जो माइका प्लेट लगाई वो डार्क साइड के अंदर लगाई, ये डार्क साइड है और डार्क साइड में इन्होंने ये माइका प्लेट लगाई और लाइट उसी डायरेक्शन में दी इन्होंने, यानी इल्यूमिनेटेड साइड से इन्होंने लाइट को एक्सपोज किया। दोनों ही केस में हमें देखना है क्या हुआ। पहला वाला केस था जिसमें इन्होंने इल्यूमिनेटेड साइड पर माइका प्लेट लगाई थी, उसमें क्या हुई, उसमें बैंडिंग इन्हें नजर आई, ये बैंड हो गया। लेकिन दूसरे साइड में जब इन्होंने देखा इसमें कोई बैंडिंग इन्हें नहीं मिली, इसका टिप एज इट इज इन्हें इसी पोजीशन में मिला। इससे उन्होंने प्रूव किया कि जो पहले वाला केस था बेटा, इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन सब्सटेंस जो होता है इसकी नेचर पोलर होती है और ये डार्क साइड पर जाकर ये सेंसिटिव होता है लाइट के लिए। लाइट जैसे इसके ऊपर गिरती है ये डार्क साइड पर ट्रांसफर हो जाता है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्लांट के डायरेक्शन में ये ट्रांसफर होता है। तो पहले वाले केस के अंदर जैसे ही इसकी इल्यूमिनेटेड सरफेस पर लाइट दी गई, यहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन था वो सब कहाँ आ गया, वो इस डार्क साइड पर आ गया और यहाँ नीचे की तरफ चला गया। क्योंकि ऑक्सीजन डार्क साइड पर आ गया तो इस साइड की तो जो सेल्स थी उनमें इलोंगेशन हुआ, उसमें ग्रोथ हो गई, लेकिन इस वाली साइड में ग्रोथ नहीं हुई। तो एक साइड में नहीं हुई, एक साइड पे हुई, तो इसमें क्या हो गया, बेंडिंग या कर्वेचर बन गया। दूसरे साइड में इन्होंने क्या किया, लाइट वही इल्यूमिनेटेड साइड पर दी, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन था वो सारा नीचे और डार्क साइड पर यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ पर क्योंकि माइका प्लेट लगी हुई थी जिसकी वजह से नीचे की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाया, ठीक है, और माइका प्लेट की वजह से ये ऊपर ही रह गया, नीचे की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाया जो कि इसकी नेचर थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सेल्स थी उनमें ग्रोथ नहीं हुई, उनमें इलोंगेशन नहीं हुआ और ये एज इट इज जैसा कोलियोप्टाइल था उसे वैसा ही मिला। तो इस बात से इन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये टिप पर मिलते हैं, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर होते हैं एंड डार्क साइड पर ट्रांसफर होते हैं और इस तरीके से ये बेंडिंग करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और दे सकते हैं कि जब भी मार्च पास्ट के लिए लोग जाते हैं तो उस समय ये ध्यान रखा जाता है, मान लीजिए उसमें 3 रोज हैं, तो जो फर्स्ट रो वाले होते हैं उनकी स्पीड को कम किया जाता है, उससे थोड़ी सी स्पीड तेज सेकंड रो वाली को और थर्ड वाली को स्पीड हमेशा अपनी फास्ट रखनी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही कोई भी मोड़ आता है वहां पर अगर इस तरीके से स्पीड एक ही रहेगी, सबकी स्पीड एक रहेगी, तो जब वो कर्व मुड़ेंगे तो उनका कर्वेचर जो आएगा मुड़ने का वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट वाली रो की स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से जब वो मुड़े तो जो सबसे बाहर वाले हैं थर्ड रो वाले वो स्पीड फास्ट होने की वजह से अच्छे से एक मोड़ बनाएंगे। सेम ऑक्सीजन के साथ ही ये हो रहा है कि डार्क साइड पर ये इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पर तो क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया, लेकिन जो इल्यूमिनेटेड सरफेस थी वहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे ग्रोथ नहीं हुई, जिसकी वजह से ये कर्वेचर आ जाता है। तो ये बात बॉयसन जेनसन ने माइका प्लेट को लेकर बताई। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो सेम यही बात थी, पर इसमें आगे इन्होंने पोल आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सेम इन्होंने भी एविना सेटाइवा, यानी ये जो कोलियोप्टाइल किया था बॉयसन जेनसन ने, ये प्लांट अलग था। जो फर्स्ट वाला केस था उसमें कैनरी ग्रास में किया था चार्ल्स ने, लेकिन इन्होंने जो प्लांट लिया वो एविना सेटाइवा, जिसे हम जई या ओट के नाम से जानते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट किया। पॉल ने सिर्फ हमें ये बताया कि जो टिप होता है कोलियोप्टाइल का उस पर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो इसकी ग्रोथ के लिए, बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये सब्सटेंस वाटर के अंदर सोलेबल होता है। ये चीज पॉल ने बताई। फाइनल जो डिस्कवरी जिसका पूरा रिस्पॉन्सिबल, जिसका श्रेय जाता है कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी, ये FW वेंट को जाता है। तो फाइनल एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो FW वेंट ने किया था, और हमने ये बोला कि ये FW वेंट ने ही ऑक्सीजन को डिस्कवर किया है। क्वेश्चन आता है तो हमें नाम FW वेंट का ही देना है, क्योंकि FW वेंट ने सबसे पहले इसे आइसोलेट करके बताया, सब्सटेंस को आइसोलेट करके दिखाया, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि FW वेंट ने ही ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। कोगल ने इनका नाम ऑक्सीजन दिया था। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो अगार ग्लोब के ऊपर किया गया था। FW वेंट ने क्या किया, अगार ग्लोब पर ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कोलियोप्टाइल लिया, वही एविना सेटाइवा का, और उसको कट करके निकाल दिया।
ठीक है, ये इसका स्टम्प है और ये कोलियोप्टेरा का टिप है जिसको कट कर दिया और इसको एक अगार ब्लॉक के ऊपर रख दिया। अगार ब्लॉक के ऊपर इन्होंने 1-2 घंटे तक रखा और अब क्या किया, वापस से इस अगार ब्लॉक को इसके ऊपर स्टैब्लिश कर दिया, यानी जो स्टम्प था उसके ऊपर इस अगार ब्लॉक को शो कर दिया। जैसे इसके ऊपर इसको लगाया, थोड़े समय बाद उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या हो गई, बेंडिंग हो गई। ठीक है, बेंडिंग हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने जो ये टिप था इसको अगार ब्लॉक पे रखा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो इस टिप के ऊपर जितना भी ऑक्सीजन था वो अगार ब्लॉक में आ गया। अगार ब्लॉक हमने इसलिए लिया क्योंकि ये सीविंग इफेक्ट देता है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सीव का काम करते हैं। अब इस अगार को जब हमने इस स्टम्प के ऊपर लगाया तो इसमें से ऑक्सीजन सारा निकलकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया और यहाँ पर इसको इलोंगेट कर दिया सेल्स को और ये बेंडिंग यहाँ पर हो गई। इसके बाद इन्होंने F.W. वेंट ने एक और एक्सपेरिमेंट इसी को किया कि इसने अगार ब्लॉक के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर दिए और इन सभी छोटे छोटे अगार ब्लॉक के पीसेस को, जो अगार ब्लॉक इन्होंने रखा था जिसके ऊपर इन्होंने टिप को रखा था कोलियोप्टेरा को, उसी अगार ब्लॉक के इन्होंने छोटे छोटे पीस कर लिए और इन सबको स्टम्प के ऊपर स्टैब्लिश कर दिया एक्सेंट्रली। इस तरीके से स्टम्प लिए और इनके ऊपर इनको लगा दिया और सभी में इन्होंने शो किया, देखा गया कि सभी स्टम्प जो थे उनमें कर्वेचर दिखा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो ये सब्सटेंस होता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, डार्क साइड पर रहता है और डार्क साइड की जो सेल्स होती हैं उनमें ये इलोंगेशन करता है जिससे कि प्लांट में कर्वेचर हो जाता है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट जो मेन है, सबसे पहले हमने बात की थी, सबसे पहले जो इसके ऊपर काम किया था वो चार्ल्स डार्विन ने किया। इसके बाद बॉयसन जेनसन ने माइका प्लेट एक्सपेरिमेंट को यूज करके इसको बताया और थर्ड जो था वो F.W. वेंट ने, क्योंकि इन्होंने देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो पहले हो रहे थे F.W. वेंट के पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उसके अंदर जो सब्सटेंस था वो आइसोलेट नहीं किया गया था, उसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट को शो ही किया था। जबकि इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने उस सब्सटेंस को F.W. वेंट ने अगार ब्लॉक के अंदर उसको पूरा ट्रांसफर कर लिया, आइसोलेट कर लिया और फिर इस अगार ब्लॉक से इन्होंने क्या किया, दूसरे प्लांट के स्टर्म को कर्वेचर को शो किया। इसलिए पूरा जो श्रेय जाता है वो F.W. वेंट को जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले ऑक्सीजन का डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट हम इसके जितने भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं और जो ऑक्सीजन के टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे।